हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले दैट इज प्लांट किंगडम। तो हेडिंग डाल दीजिए प्लांट किंगडम। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे प्लांट किंगडम। ये एक नया चैप्टर है। आगे जाके बॉटनी के जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो प्लांट एनाटॉमी हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो, राइट, प्लांट फिजियोलॉजी हो, प्लांट रिप्रोडक्शन हो, ये सभी चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा, आप कितने अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये चैप्टर के ऊपर, दैट इज प्लांट किंगडम। अगर प्लांट किंगडम आपको समझ में आ गया तो आगे जाके जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेंगे। अगर ये इस पे आप चूक गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आगे जाके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दूंगा ताकि ये चैप्टर जितना इजीली हो सके आपको समझ में आ जाए, राइट। आप अपनी तरफ से भी प्लीज एफर्ट दीजिए ताकि आपको भी, मेरे साथ साथ आपको भी एफर्ट देना है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अकेले एफर्ट दे रहा हूँ, आप एफर्ट नहीं दोगे तो नहीं होगा। मुझे भी देना है एफर्ट और आपको भी इक्वली एफर्ट देना है, राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। याद करो लास्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहां हमने क्या बोला था? वहां हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, ब्रॉडली हमने उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या क्या हमने डिवाइड किया? पहले हमने उसको डिवाइड किया था किसमें? 5 कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू RH विटकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या किसमें किसमें डिवाइड किया? मोनेरा में, फिर प्रोटिस्टा, राइट, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या था? फंजाई, उसके बाद क्या था? प्लांटे, और उसके बाद क्या था? एनिमेलिया, राइट। ये ब्रॉडली 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करेंगे। प्लांट किंगडम को हम लोग क्या करेंगे? और 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस प्लांट किंगडम को और 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे? इस चार्ट को बना लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है इस चैप्टर में, राइट। फर्स्ट कौन रखेगा? एल्गी। उसके बाद क्या आएगा? ब्रायोफाइट्स। क्या आएगा? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। फिर क्या आएगा? टेरिडोफाइट्स। क्या आएगा? टेरिडोफाइट्स। फिर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म। क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म। देन क्या आएगा? देन आएगा आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। ये 5 ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में, राइट। अब एक चीज मुझे बताओ कि इस पांचों में से सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट, स्ट्रक्चर वाइज, रिप्रोडक्शन वाइज, हर एक चीज वाइज सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट हमको कहाँ पे दिखेगा और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमको कहाँ दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट हमको कहाँ दिखेगा? एल्गी में। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमको कहाँ दिखेगा? एंजियोस्पर्म में। क्यों? जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट, एल्गी। उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया ब्रायोफाइट, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टेरिडोफाइट्स, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जिम्नोस्पर्म, एंड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एंजियोस्पर्म। इसलिए एंजियोस्पर्म को हम लोग लास्ट में रखे हैं। हम लोग सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। सबसे ज्यादा सिंपलेक्स स्ट्रक्चर, सिंपलेक्स रिप्रोडक्शन, सब कुछ सिंपल कहाँ होगा? एल्गी में होगा, राइट। लाइफ साइकिल कहाँ सिंपल होगा? एल्गी में होगा, राइट। तो ब्रॉडली, मोटा मोटी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। अब याद करो जब हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
वो हमने क्या बोला था, वो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए थे। कैसे कैसा क्लासिफिकेशन किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था। यहाँ पे भी अगर पर्टिकुलरली बात करूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म, बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। क्या दिया गया है? बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया गया है। वह हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेसिस पे किया था? वो इस दुनिया में, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, राइट। यहाँ हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? वो सिर्फ प्लांट के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या क्या क्लासिफिकेशन था? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ए क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो सारे के सारे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये ऑल रिस्पेक्ट टू प्लांट। और प्लांट में भी कौन? प्लांट में भी आपका एंजियोस्पर्म, राइट। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? किसने इसको प्रपोज किया था, राइट? सो इट वाज प्रपोज्ड बाय कौन? बताओ। इट वाज प्रपोज्ड बाय सर कौन? सर कैरोलस लीनियस। कौन? सर कैरोलस लीनियस। सर कैरोलस लीनियस, राइट। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। यहाँ पे क्या लिया गया? बेसिक बेसिक, ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल लेवल पे जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं उसके बेसिस पे क्या किया गया? प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। मेनली एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया गया, राइट। ऊपर ऊपर के फीचर मतलब दोनों प्लांट को रख दिया गया, प्लांट ए एंड प्लांट बी। फिर देखा गया कि हाँ इसमें कितने लीव्स है, इसमें कितने लीव्स है, इसका हैबिट क्या है, इसका हैबिट क्या है। इसके बेसिस पे बहुत सिंपल सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मान लो अगर मैं एक तुलसी का पेड़, एक तुलसी का पौधा रख दूं और उसके साइड में एक बरगद का पेड़ रख दूं, राइट, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये तुलसी का जो पौधा है ये हर्ब है और ये बरगद का जो पेड़ है ये क्या है? ये ट्री है। आप इजीली बोल सकते हो। कैसे बोला आपने? सिंपल एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे बोला कि यार इसका जो तना है इतना पतला पतला है, डंडी इतना पतली पतली है, प्लांट लीव्स जो पतला पतला है। और ऑन द अदर हैंड अगर बरगद का पेड़ देखे तो उसका तना कितना बड़ा है, ब्रांचिंग्स बहुत ज्यादा है और उसके पत्ते भी बड़े हैं। तो ये एक ट्री है। और ये किस कैसे बोला आपने? कुछ एडवांस फीचर्स को में ऐड किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को सुपरफिशियल, वो भी सुपरफिशियल लेवल पे, यार ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये इसको देख के पता चल रहा है ये हर्ब है, इसको देख के पता चल रहा है ये ट्री है। सर कैरोलस लीनियस ने भी ऐसा ही किया था। उसने क्या किया था? उन्होंने कोई बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? सुपरफिशियल लेवल पे जितने भी कैरेक्टर्स थे मॉर्फोलॉजिकल उसको कंसिडरेशन में लिया। तो क्या होगा दूसरा पॉइंट? इट यूज्ड only cross superficial morpho it used only cross superficial morphological characters such as क्या क्या हो जाएगा? such as habit, और क्या हो सकता है? नंबर, shapes and
कलर ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, ये सारे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे उन्होंने क्या किया, कंसिडरेशन में लिया। और क्या था इनमें, और इन्होंने क्या किया था, it was based mainly on vegetative characters and or on androecium, androcium, androecium structure, ये एंड्रोशियम क्या है, ये एंड्रोशियम नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एंड्रोशियम क्या है, ये एंड्रोशियम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट, जो हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। सो ये तीन बेसिकली थे, उन्होंने क्या किया था, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था, ये एक हुआ था। और क्या किया था, जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे वो क्या थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, स्टेम, शूट, लीव्स, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर, ये जो सारे के सारे है, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है, फ्रूट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे के कैलिक्स, कोरोला, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं, राइट, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं, राइट। सो इट वाज बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब इस चैप्टर के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक इंसान अगर पहली बार किसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है, आप आज के जमाने में खड़े होके ये बोल पाना कि ये ट्री है, ये हर्ब्स है, बहुत इजी है। लेकिन आज से 200-300 साल पहले, राइट, जब किसी ने कोई कुछ नहीं किया था, उस टाइम एक पहला स्टेप लेना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले बार में ही कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता, राइट। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उनको जाने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन, और पहली बार कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम आ रहा था प्लांट के ऊपर, स्पेशली एंजियोस्पर्म के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे होंगे, राइट। तो वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, तो हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक क्या था, पहला ड्रॉबैक था इट सेपरेटेड closely related species, closely related species as it was based on few characters, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे। मान लेते हैं ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, प्लांट ए और ये है प्लांट बी, राइट। अब ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, मतलब इनका जो जीनस है वो सेम है, लेकिन स्पीसीज जो है वो अलग है, लेकिन दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है, राइट।
सर कैरोलस लिनियस ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्यों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? हो सकता है कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसके साथ इसके मिलते ना हो, इसकी वजह पे उन्होंने इसको कर दिया। लेकिन ये तो गलत है। आप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो इसी वजह से इन्होंने, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इट सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एज इट वाज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। बहुत कम कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिया गया था ड्यूरिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थे वो एक दूसरे से अलग हो गए, राइट? एक दूसरे से अलग हो गए। इसको इस तरह से समझ सकते हो आप, मान लो मान लो कि आपको 90% मिला है, राइट? और आपके फ्रेंड को 89.99% मिला है। आपको साइंस दे दिया गया, उसको आर्ट्स दे दिया गया। क्यों? बिकॉज उसके 0.01% कम थे इस वजह से, राइट? तो क्राइटेरिया कितना स्मॉल होगा, समझो कि आपको 90% में साइंस मिला, इसको 89.99% में नहीं मिला। डिफरेंस क्या है? 0.01%, राइट? तो अब आप बोलोगे सर कंपटीशन में तो यही होता है। हाँ, कंपटीशन में हो सकता है, लेकिन आपके क्लास में ऐसा नहीं होता, राइट? 0.01% की वजह से किसी को साइंस मिला नहीं मिला ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इस कभी क्या कब हो सकता है? जब सीट्स बहुत कम हो, सीट्स बहुत कम हो और क्राइटेरिया बहुत टफ हो, राइट? तो इसी वजह से सीट्स मतलब यहाँ पे फ्यू कैरेक्टर्स को हम लोग सीट मान लेते हैं, राइट? मान लेते हैं यहाँ पे 10 ही सीट्स थे और लास्ट वाला सीट आपको 90% में मिला और उसको 89.99% की वजह से वो बाहर हो गया। क्यों? बिकॉज सीट्स बहुत फ्यू थे, फ्यू सीट्स, तो यहाँ पे कैरेक्टर भी बहुत फ्यू थे। इसी वजह से क्या हुआ, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया। इट वॉज सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये पहला पॉइंट था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, it was given equal weightage. It was given equal weightage to both. It was given equal weightage to both vegetative and sexual कैरेक्टर्स। तो इसका दूसरा गलती क्या था? इसका दूसरा गलती ये था कि इसने क्या किया था, मतलब सर कैरोलस लिनियस की गलती क्या थी ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था। वेजिटेटिव कैरेक्टर को जो दर्जा दिया गया, सेक्सुअल कैरेक्टर को भी वही दर्जा दिया गया। लेकिन ये तो गलत है। हम सबको पता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर आता है, क्योंकि अगर किसी प्लांट को अगर आगे जाके अपना जो प्रोजेनी है उसको आगे बढ़ाना है तो उसका वे क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एडवांस्ड वे, राइट? विद रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एडवांस्ड वे। और उन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक ही दर्जा दिया गया। लेकिन तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा क्या है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, it was not acceptable since we know that often the vegetative characters are easily affected by environment। तो पहला तो हो गया कि क्या हुआ,
कि सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर एक नहीं हो सकते, बिकॉज हम सबको पता है सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एडवांस कैरेक्टर में आते हैं, सिंपल। दूसरा क्या होता है, दूसरा हुआ क्या, दैट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी ऑल नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। कैसे अफेक्टेड हो जाते हैं, मान लो इस बोर्ड वर्क को मिटा देता हूँ, राइट, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ। मान लो एक प्लांट है ए, प्लांट ए, और एक प्लांट लिया मैंने बी। प्लांट ए को मैंने जहां मतलब जहां पे मैंने उसको रखा, मतलब जहां पे उसको मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको प्लांटेशन किया, वो जगह पे पानी की कोई किल्लत नहीं है, पानी एकदम बिल्कुल अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉइल में मिनरल्स भी बहुत अच्छा है, राइट। और एक प्लांट बी को मैंने जहाँ रखा, दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, राइट, लेकिन प्लांट बी को मैंने जहाँ रखा वहाँ पे वो जीरोफिटिक कंडीशन है, मतलब वहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी उतना अच्छा से नहीं आता है, बहुत कम पानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर कम पानी है तो इसकी जो तहने मतलब इसके जो स्टेम्स होंगे कैसे होंगे, पतले पतले से होंगे, ब्रांचेस कैसे होंगे, पतले पतले से होंगे, लीव्स कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि इसके ट्रांसपिरेशन नहीं करना है, वैसे ही पानी बहुत कम है, उसके ऊपर अगर पानी अगर रेस्पायर ट्रांसपायर हो गया तो बचेगा क्या, इसके अंदर कुछ बचेगा, पानी नहीं बचेगा, तो उसके लीव्स छोटे छोटे होंगे। एट द सेम टाइम अगर प्लांट ए की बात करें तो उसके क्या होंगे, इसके ब्रांचेस टहने जो हैं ये मोटे मोटे होंगे, इसके लीव्स जो हैं वो कैसे होंगे, वो बड़े बड़े होंगे साइज में, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों, बिकॉज इसके पानी की किल्लत नहीं है, राइट। तो इसी को यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया, लेकिन दोनों स्पीसीज वाइज तो दोनों सेम है, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज दोनों ही सेम है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ देखा क्या, या पत्ते का जो शेप है छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो दोनों को उन्होंने क्या किया, सर कैरोलस लीनियस ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये तो गलत हो गया, बिकॉज ये स्पीसीज और ये स्पीसीज तो सेम है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ओनली। तो क्या होता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया है, आर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, आर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही ड्रॉबैक आ गया तो हमको क्या जरूरत पड़ गया, किसी और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि ड्रॉबैक से तो चलेगा नहीं, तो हमें और एक सिस्टम चाहिए। तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आया उसके बाद, उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग बी, बी के अंदर क्या लिखेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्यों जरूरत पड़ा, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, इट वाज proposed by Bentham and Hooker. Bentham and Hooker, इनका पूरा नाम अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, HOOKER, हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। अब ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है, it was
based on it was based on natural affinities among organisms and consider not only external features but also internal structures इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो था ये किसके बेसिस पे हुआ था? नेचुरल एफिनिटीज की बेसिस पे, कि नेचुरल एफिनिटीज क्या क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया गया। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स। लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्या था? एनाटॉमी, राइट, एनाटॉमी। और क्या? एम्ब्रायोलॉजी एंड व्हाट? एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब फाइटो वर्ड कहाँ से आया है? फाइटो वर्ड आया है आपके प्लांट से, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। तो फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जितने भी केमिकल्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं? यहाँ पे ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। सिर्फ केमिकल्स को नहीं डिस्कस करते, उसके साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सिर्फ अगर केमिकल को डिस्कस करेंगे तो वो केमोटैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स फाउंड इन प्लांट्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा था। क्यों नहीं काम चल रहा था? तो देखो, पहले हमने क्या बनाया? पहले हमने बनाया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले, तो इसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसे तो कोई ड्रॉबैक नहीं थे, तो अब हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन यह आएगा। इसके बाद क्या आएगा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है, राइट, कोई एक प्लांट है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज मैंने क्या किया? मान लो, पहले इसको मिटा देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज मान लो मैंने किसी प्लांट को डिस्क्राइब किया कि जो अभी नहीं पाए जाते, लेकिन मैंने कहा कि हिस्ट्री में ऐसे प्लांट्स इस दुनिया में प्रेजेंट थे। वेट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि ऐसा कोई प्लांट था जिसका स्टेम ऐसा था, जिसके लीव्स ऐसे थे, जिसके फ्रूट्स कुछ ऐसे थे। ये फ्रूट्स था, ये उसके स्टेम था, ये उसका लीफ था, ये उसका फ्रूट्स था। मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि हिस्ट्री में ऐसे प्लांट्स इस दुनिया में पाए जाते थे। अभी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते थे। अब इस चीज़ को मुझे प्रूव भी तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने बोल दिया तो हो गया, इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ करने का तरीका क्या है? प्रूफ करने का तरीका है कि इस प्लांट का कोई फॉसिल एविडेंस मुझे मिल जाए, राइट। मान लेते हैं कोई एक फॉसिल एविडेंस मिल गया जिसपे मैंने ऐसा स्टेम देखा, तो मैंने बोला, देखा, मैंने बोला था कि स्टेम मिल गया, ये देखो मिल गया स्टेम।
फॉसिल एविडेंस में ऐसे कुछ लीव्स मुझे मिल गए, मैंने बोला देखा, मैंने डिस्क्राइब किया था ना, देखो फॉसिल मिल गया, राइट। फिर फ्रूट्स के कुछ फॉसिल्स मिल गए, फिर मैंने बोला कि देखा, मैंने बोला था ना कि फ्रूट्स ऐसे थे, देखो मिल गया एविडेंस, राइट। लेकिन मान लो कि ये फॉसिल एविडेंस अगर ना मिले तो अब क्या होगा? अगर ये फॉसिल एविडेंस हमें ना मिले तो अब क्या होगा? तो मैं इस प्लान को डिस्क्राइब कैसे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, फुल विश्वास है कि हाँ ऐसा कुछ प्लान्स था प्रेजेंट में, पास्ट में ऐसा कुछ प्लान्स था इस दुनिया में, लेकिन मेरे पास फॉसिल एविडेंस नहीं है इस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी प्लान के एवोल्यूशन वाइज इसी प्लान का कोई एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा कि एवोल्यूशन वाइज इससे आगे या इससे पहले कोई प्लांट मुझे मिल जाए या उसका फॉसिल मुझे मिल जाए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो इसके आगे वाले कोई प्लांट को ढूंढने की कोशिश करूंगा या इसके बाद में आने वाले कोई प्लांट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मान लो इसके आगे आने वाले प्लांट ए पकड़ लिया, इसके बाद में आने वाले प्लांट बी पकड़ लिया। अब मुझे पता है कि प्लांट ए से ही प्लांट ये वाला प्लांट आया है और इसी वाले प्लांट से ही प्लांट बी आया है, बिकॉज दे आर एवोल्यूशनरी इंटरकनेक्टेड, राइट। बिकॉज दे आर, प्लांट ए से आया प्लांट ए आया, उसके बाद मॉडिफाई होके क्या आया, ये वाला प्लांट आया, उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन होके प्लांट बी आया, राइट। तो एवोल्यूशन वाइज ये तीनों सेम कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मुझे इनका और इनका, इन दोनों का या इन दोनों का अगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं अगर इस प्लांट का मुझे फॉसिल मिल जाए तो इस प्लांट के फॉसिल से मैं इस प्लांट को डिस्क्राइब कर सकता हूं, या अगर मुझे इस प्लांट का फॉसिल मिल जाए, मुझे इस चीज को अच्छे से समझना, ये इतना इजी नहीं है, राइट। इस प्लांट का अगर मुझे फॉसिल मिल जाए तो इस फॉसिल से मैं इस प्लांट को डिस्क्राइब कर सकता हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो प्लांट ए है, ये तो प्लांट बी है, तो प्लांट ए के फॉसिल से मैं इस प्लांट को या प्लांट बी के फॉसिल से इस प्लांट को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कर सकता हूं अगर इसको और इसके बीच में और इनके बीच में मैं ये प्रूफ कर सकूं, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रेजेंट है, राइट। मतलब पहले एवोल्यूशन वाइज ये आया, उसके बाद ये आया, यहां से आया ये, अगर इसको मैं प्रूफ कर दूं, बस इतना प्रूफ कर दूं इसके साथ इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या इसके साथ इसका है, तो भी हो सकता है, तो भी वो हो सकता है। तो इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा थ्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी वजह से क्या जरूरत हुआ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज क्या देखा गया कि ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको डिस्क्राइब कर दिया गया लेकिन उनके कुछ फॉसिल एविडेंस नहीं थे। अब फॉसिल एविडेंस नहीं है तो उस डिस्क्रिप्शन किसी काम का नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अब उस प्लांट का कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी और प्लांट के साथ मुझे ढूंढना पड़ेगा। उसका अगर फॉसिल एविडेंस मुझे मिल जाए, उस फॉसिल एविडेंस के साथ मैं इस प्लांट को डिस्क्राइब कर सकता हूं थ्रू और भी बहुत सारे स्टेप्स है, इतना इजी नहीं है लेकिन मैं कर सकता हूं, राइट। तो क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सी, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया किसने था, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट वाज प्रपोज्ड बाय, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट वाज प्रपोज्ड बाय, इट वाज प्रपोज्ड बाय whom, it was proposed by Engler and Prandtl, Engler, Engler and Prandtl, Prantl, इंगलर एंड प्रैंटल। सर इंगलर एंड प्रैंटल ने क्या दिया था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो इतना तो पता चल गया कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो हमें क्यों एक और क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करना था, कोई जरूरत था?
आराम से काम चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो प्रॉब्लम आ गई, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसी वजह से हमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लाना पड़ा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम। ये सबसे ज्यादा करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है। currently currently accepted system which based on evolutionary relationships between various currently accepted systems which are based on evolutionary relationship between various organisms which are based on evolutionary relationship between various organisms। तो ये क्या है, evolutionary relationships है। या हम लोग क्या कर रहे हैं, दो organisms के बीच evolutionary relationships को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 होगा according to this system, according to this system, organisms belonging to the same taxa have a common ancestor, याद करो टैक्सा हमने क्या पढ़ा था, टैक्सा हमने पढ़ा था कहाँ, एकदम स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड में, राइट। तो हमने क्या बोला था कि कोई भी चीज़, कोई भी रैंक टैक्सा हो सकता है। फैमिली टैक्सा हो सकती है, कोई स्पीसीज टैक्सा हो सकता है, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, कुछ भी आप टैक्सा कंसिडर कर सकते हो, राइट। हैव अ कॉमन एंसेस्टर। और याद करो जब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो हमने क्या बोला था, एक कॉमन एंसेस्टर को पकड़ा था जिसका नाम दिया था क्या, प्रोजीनोट, याद है, जिसका नाम दिया था प्रोजीनोट। और वहां से क्या निकला, वहां से निकला आपका क्या, पहले निकला आपका क्या, आपका निकला बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पे निकला आर्की, फिर निकला आपका बैक्टीरिया, फिर निकला आपका क्या, यूकैरिया। तो ये क्या है, दिस इज आर्के, दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज यूकैरिया। फिर यूकैरिया को मैंने और 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक कॉमन एंसेस्टर जिसको हमने नाम दिया था क्या, प्रोजीनोट। क्या नाम दिया था, प्रोजीनोट। ये एक कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, आर्की गया, इसी कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया गया, और इसी कॉमन एंसेस्टर से यूकैरिया गया। फिर ये एक कॉमन एंसेस्टर निकला। इस कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, इस कॉमन एंसेस्टर से क्या निकला, प्रोटिस्टा निकला, फंजाई निकला, प्लांटी निकला और एनिमेलिया निकला। फिर ये एक कॉमन एंसेस्टर है,
राइट। फिर क्या हुआ, फिर ये एक कॉमन एंसेस्टर है और इसी कॉमन एंसेस्टर से क्या निकला, एल्गी निकला, फंजाई निकला, सॉरी एल्गी निकला, ब्रायोफाइट्स निकला, टेरिडोफाइट्स निकला, जिम्नोस्पर्म निकला और एंजियोस्पर्म निकला, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ फाइलोजेनेटिक ट्री। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक ट्री। इसको अच्छे से समझिए बिकॉज इसको समझना ज़रूरी है। मैं फिर से इसको ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाए ना तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोई फ़ायदा नहीं, रट के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये चीज़ हमेशा याद रखो, एग्जाम के टाइम में ना रट के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, राइट। हमने क्या कहा, हमने बोला कि देखो भाई, हमने क्या बोला, हमने एक कॉमन एंसेस्टर पकड़ा था, याद करो क्या नाम दिया था उसका, प्रोजीनोट। क्या नाम दिया था, प्रोजीनोट। दिस वाज द कॉमन एंसेस्टर। इस कॉमन एंसेस्टर को हमने क्या नाम दिया था, प्रोजीनोट। यहाँ से क्या निकला, हमने क्या क्या निकला, यहाँ से निकला आर्की, यहाँ से निकला बैक्टीरिया और यहाँ से निकला क्या, यूकैरिया। तो ए क्या हो गया, आर्के, बी हो गया बैक्टीरिया और सी हो गया आपका यूकैरिया। क्लियर, सी हो गया आपका यूकैरिया। फिर इस कॉमन एंसेस्टर से हमने क्या किया, इस कॉमन एंसेस्टर से और 4 चीजें निकली। क्या निकला, प्रोटिस्टा निकला, फिर क्या निकला, फंजाई निकला, फिर क्या निकला, प्लांटी निकला, फिर क्या निकला, एनिमेलिया निकला। तो ये क्या निकला, प्रोटिस्टा ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ जी, ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी। अब ये क्या था, ये प्लांटी था। अब प्लांटी का कॉमन एंसेस्टर ये है और यहाँ से क्या निकला, एल्गी निकला और क्या निकला, यहाँ से ब्रायोफाइट्स निकला, टेरिडोफाइट निकला, जिम्नोस्पर्म निकला और एंजियोस्पर्म निकला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एच आई जे के एल। अब एक चीज बताओ, इस पॉइंट में कहा क्या गया था, इस पॉइंट में ये कहा गया था ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, अगर हम इसको एक टैक्सा मानते हैं, राइट, अगर हम लोग किंगडम प्लांटे को एक टैक्सा मानते हैं तो इसके ये 5 के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, राइट, ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा। हमने किसको टैक्सा पकड़ा, यहाँ पे किंगडम प्लांटे को हमने टैक्सा पकड़ा। अगर एल्गी को टैक्सा पकड़ता तो एल्गी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते थे। अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स को अगर टैक्सा पकड़ते थे तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कॉमन एंसेस्टर होगा ब्रायोफाइट्स का। लेकिन हमने क्या पकड़ा, प्लांट किंगडम को ही एक कॉमन टैक्सा पकड़ लिया। तो इन 5 के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक कॉमन एंसेस्टर प्लांटे से बिलोंग करते होंगे और ये सारे के सारे लिंक हो रहे हैं यहाँ से, फिर लिंक हो रहे हैं यहाँ से, फिर लिंक हो रहे हैं यहाँ। अब एक चीज बताओ, H और I के अंदर सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी या H और E के अंदर सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी? ऑब्वियस सी बात है कि H और I दोनों ही फाइलोजेनेटिक सेम कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है H और I में क्या होगा, ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगे एज कंपेयर टू H एंड E, राइट। और एक चीज बताओ, D और E में ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगे या D और B में? ऑब्वियस सी बात है, इसका कॉमन एंसेस्टर D E F G का कॉमन एंसेस्टर यहाँ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, तो D और E में ज्यादा सिमिलरिटीज होंगे एज कंपेयर टू D एंड B। क्लियर? तो इसी चीज को यहाँ पे इस लाइन में बोलने की कोशिश किया गया है। क्लियर? वेरी गुड। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा
दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. दिस मतलब phylogenetic system of classification. This become more important when there is no what? When there is no supporting fossil evidence. Supporting fossil evidence. राइट? तो इस चीज को हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फॉसिल एविडेंस हमारे पास नहीं है तो अगर हम उसको जानते भी हैं तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. उसकी उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, उनके उस प्लांट को जिसका फॉसिल एविडेंस नहीं है, ऐसे प्लांट को किसी फॉसिल एविडेंस है ऐसे प्लांट से उसका एवोल्यूशनरी कनेक्शन बैठाना पड़ेगा. उसके बाद उस प्लांट के फॉसिल के हेल्प से हम लोग इस प्लांट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. क्लियर? तो देखिए कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में देके छोड़ दिया गया है, राइट? लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है, राइट? कि फाइलोजेनेटिक ट्री को समझना है, हमें फाइलोजेनेटिक ट्री को समझना है. वो एक ही लाइन में बोल दिया गया है, लेकिन उस ट्री को बना के हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके हम भूल जाएंगे. सिंपल. अगर रट्टा मारेंगे तो कुछ देर याद रहेगा, अगर फिगर के थ्रू अच्छे से समझेंगे हर एक लाइन को तो जिंदगी भर याद रहेगा. सिंपल. और दूसरा वो भी था कि फॉसिल एविडेंस का जो मैटर थे उसको हम रट्टा भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कुछ दिक्कत है क्या? मान लो रट्टा. दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. रट्टा मार लो, 5 बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा जिंदगी भर. मतलब जिंदगी भर नहीं, एग्जाम तक याद हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर ये याद नहीं रहेगा. उसके लिए उस चीज को जो मैंने पहले बताया था कि जब एक प्लांट का फॉसिल एविडेंस नहीं है, उसको मैंने कैसे एक दूसरे प्लांट से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बैठाया उसका, उसके बाद उस प्लांट के फॉसिल से कैसे इस प्लांट को डिस्क्राइब किया था, उसको अगर समझोगे तो जिंदगी भर ये लाइन आपको याद रह जाएगी. अगर ये लाइन याद भी ना रहे लेकिन आप अपने आप से इस लाइन को बना के लिख सकते हो. सिंपल. दिस इज ऑल अबाउट 3. ये 3 मेन सिस्टम थे. नंबर 1 आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल, एंड देन फाइनली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. राइट? डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा न्यूमेरिकल, NUMERICL, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स, क्या हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स numerical method numerical methods for the evaluation of similarities and dissimilarities between species with the help of computers. तो पहली बार किसी
क्लासिफिकेशन में या किसी टैक्सोनॉमी में किसको यूज़ किया गया, किसी मशीन को यूज़ किया गया, और मशीन क्या था, कंप्यूटर्स था, राइट। वो मशीन क्या था, वो मशीन कंप्यूटर्स था। इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड मतलब डिजिट्स, कोड्स, ये सब होंगे। इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सिमिलिटीज एंड डिसिमिलिटीज बिटवीन स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा नंबर एंड codes are assigned to each character and the data then processed processed, processed, and the data then processed, processed। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को, अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसको प्लस दे दिया जाता है, अगर कैरेक्टर एब्सेंट है तो माइनस दे दिया जाता है, राइट, सिंपल। यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मान लो ये प्लांट, इसको समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, क्लियर। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, चलो अलग से समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो कि एक है प्लांट ए और ये है प्लांट बी, राइट। अब ये है कैरेक्टर 1, ये है कैरेक्टर 2, ये है कैरेक्टर 3। अब प्लांट ए में कैरेक्टर 1 प्रेजेंट है, प्लस लिखेंगे, इसमें भी प्रेजेंट है, प्लस लिखेंगे, ओवरऑल मार्क्स कितना आ जाएगा, 1। प्लांट ए में कैरेक्टर 2 एब्सेंट है, राइट, या नेगेटिव मार्किंग लिखेंगे, एब्सेंट है, लेकिन प्लांट बी में प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 0। क्या दिया जाएगा, 0। अब मान लेते हैं कैरेक्टर 3 प्लांट ए में भी एब्सेंट है और प्लांट बी में भी एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी दे दिया जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है दोनों में तब भी 1, अगर एब्सेंट है दोनों में तब भी 1, अगर एक में प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है तो होगा 0। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 3 इंटू 100 कर दीजिए, तो जो भी परसेंटेज निकलेगा दैट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस टू। तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 100 कितना होगा, बताओ, ऑलमोस्ट 66%, ऑलमोस्ट 66%, ऑलमोस्ट 66.66% का दोनों में, प्लांट ए और प्लांट बी में कितना सिमिलरिटीज मिलेगा, 66.66%, ऑलमोस्ट, राइट। कितना सिमिलरिटीज मिलेगा प्लांट ए और बी में, 66.66%। मतलब ये प्लांट ए और प्लांट बी बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के साथ, राइट। इसी को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया। नंबरिंग दे दिया गया, मतलब कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, नंबरिंग मतलब जैसे हमने देखा कि 1 0 1 दे दिया गया ना, और न्यूमेरिकल्स को याद किया गया, 2/3 इंटू 100 परसेंटेज में आ रहा है, तो ये सारे क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल्स है। पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, in this type each character
character is given equal importance, is given equal importance. In this type, each character is given equal importance, and at the same time, same time, hundreds of characters can be taken into consideration. टेकन इनटू कंसिडरेशन मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को सेम इंपॉर्टेंस दिया गया, राइट। ऐसा नहीं था कि कैरेक्टर 1 के लिए मिल रहा था तो एक, कैरेक्टर 3 के लिए मिल रहा था तो 2, ऐसा नहीं था। कैरेक्टर 1 मिल रहा था तब भी एक था, कैरेक्टर 2 मिल रहे थे तब भी एक था, अगर एब्सेंट थे तब भी 0 था, अगर दोनों में प्रेजेंट थे तब भी 0 था, दोनों में एब्सेंट थे, दोनों में प्रेजेंट थे तब भी 1 था, दोनों में एब्सेंट थे तब भी 1 था, राइट। हर एक कैरेक्टर को सेम दर्जा दिया गया, एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे थे तो एक टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या कर सकते थे, मैचिंग कर सकते थे, राइट। ये था, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा साइटो और कैरियो टैक्सोनॉमी। क्या आएगा, साइटो और कैरियो टैक्सोनॉमी। पॉइंट नंबर ई क्या हो जाएगा, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो क्लासिफिकेशन, साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साइटो टैक्सोनॉमी, और इसी को क्या कहते थे, कैरियो। साइटो मतलब स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, एंड कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज कैरियोलॉजी। तो वहां से आया है कैरियो टैक्सोनॉमी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट साइटो एंड कैरियो टैक्सोनॉमी। तो ये क्या है, ये क्या है, it is based on cytological information, it is based on cytological, it is based on cytological information like number of chromosomes, number of chromosomes, दूसरा structure, behavior, etc. This is, it is based on cytological information. Cytology, study of cell is known as cytology, and study of chromosome is known as कैरियोलॉजी। जहाँ हम लोग सेल को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जहाँ हम लोग क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी, सिंपल। सो इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, एल शेप, वी शेप, एम शेप कैसा है, राइट। बिहेवियर मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, वो सारे स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी। और एक क्या है, और एक है आपका दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल इंफॉर्मेशन, इट इज बेस्ड ऑन it is based on chemical, it is based on chemical constituents
constituents. It is based on chemical constituents of plants for to it is based on chemical constituents of plants to resolve confusion. Resolve confusion. तो इसमें क्या क्या दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल constituents of protein, right, crystals, etc. Proteins, crystals, etc. So this is all about cytotaxonomy and this is all about chemotaxonomy. Cytotaxonomy हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, राइट, कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा। एंड कीमोटैक्सोनॉमी में बेसली हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, राइट। डीएनए सीक्वेंसिंग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, क्रिस्टल्स, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड्स, क्या क्या प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आज का लेक्चर। आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज के लेक्चर में अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए कितना डिटेल उसमें था उस शॉर्ट फॉर्म में। मानता हूँ कि नीट के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उस एनसीईआरटी के उस सारे लाइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बोर्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे ना तो मुझे फ़ायदा होगा ना आपको। आपको कहाँ फ़ायदा होगा या मुझे कहाँ फ़ायदा होगा? जब मैं आपको अच्छे से बोर्ड वर्क में चीज़ों को समझा पाऊंगा, हर एक लाइन को अगर अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा तो मेरा फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से मार्क करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर हम मिलेंगे कल एक दूसरे लेक्चर में, राइट। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना एनसीईआरटी जो है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए मार्क करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आरएच विटेकर का सिस्टम हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, जहां हमने ओवरऑल किंगडम को डिस्कस किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमलिया एंड प्लांटी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्लांटी को और 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्यों? क्योंकि फंजाई और मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो थे उनके पास सेल वॉल थे, इसी वजह से उनको प्लांट ग्रुप से अलग कर दिया गया था, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। इसको किसने दिया था? इसको सर कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका ड्रॉबैक क्या था? इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमको पता है क्या, इजीली अफेक्टेड होते हैं, किससे? एनवायरमेंट से अफेक्टेड हो सके। और क्या था? दे सेपरेटेड द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जहां हमने बात किया नेचुरल एफिनिटीज के बारे में। और यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया, यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया या कंसिडरेशन में लिया गया। इसको दिया किसने था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन होकर सर ने। और हम लोग करेंटली जो एक्सेप्टेड सिस्टम है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिल्ड करना है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, राइट। ऑर्गेनिजम्स के बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जिसको हमने फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू समझा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जहाँ पे फॉसिल एविडेंस नहीं है वहाँ पे यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज हो रहे थे। हर एक नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स, देन डेटा आर प्रोसेस्ड, ईच कैरेक्टर इज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड।
उसके बाद हमने पढ़ा साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में, जहां हम लोग साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। एंड देन फाइनली हमने पढ़ा केमोटैक्सोनॉमी के बारे में, जहां हम लोग प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानते हैं, ताकि हम लोग उसके रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको रिजॉल्व कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर बोर्ड वर्क के बाद बहुत ज़्यादा नहीं बचता है एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर दिया है। आप पॉज करके जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किया उसको मार्क कर सकते हो, और चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ नोट से भी पढ़ सकते हो, फिर भी मार्क कर लीजिए। एग्जाम के टाइम इजी होता है, लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें छूट गया है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चीज़ होती है, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। बाय।